Hello बच्चों, welcome to Physics Wisdom Academy. Today we are going to start the second part of 11th class Physics और इस पार्ट में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राई फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंसेस है वो बताए थे। देन मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल्स क्या होते हैं, डायमेंशंस का यूज क्यों करते हैं और कुछ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थे उनके डायमेंशंस मैंने आपको लिखवाए थे। आज हम जो है एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो आपकी कहाँ कहाँ यूज होती है। सो देयर आर मेनली 3 मेन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें पहली है आपकी टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें चेंज करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली या तो हम सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे या एमकेएस से सीजीएस में, ठीक है। एफपीएस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो सीजीएस टू एमकेएस या फिर एमकेएस टू सीजीएस। ओके, सीजीएस में बता दूं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। तो इसमें हम बेसिकली ये जानेंगे कि कोई जो हमारे पास एक इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि वो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है आपकी, ठीक है। एक इक्वेशन 2 तरीके से जो है करेक्ट हो सकती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। एक न्यूमेरिकली करेक्ट होती है और डायमेंशनली करेक्ट होती है। अगर न्यूमेरिकली करेक्ट है तो फिर हमें डायमेंशनली करेक्ट देखने की जरूरत होती है, और अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर हमें न्यूमेरिकली करेक्ट देखने की जरूरत पड़ती है। जब एप्लीकेशन आएगी मैं तब आपको बताता हूं कि इसमें क्या डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो हमें अगर एक रिलेशन निकालना हो कि वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पावर में प्रोपोर्शनल है, वो सब हम इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन है इसकी भी, थर्ड वाली एप्लीकेशन की भी कुछ लिमिटेशन है, वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन पे हम आते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई लेंथ है, हमारे पास एक लेंथ हमने लिख रखी है L1 जिसकी वैल्यू है 10 मीटर। ओके, तो ये जो 10 मीटर है ये आपका एमकेएस सिस्टम में है। अब अगर मैं इसको एक दूसरे यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां पर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखो कि ये इक्वल का साइन हमें ये बता रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसको मैं पहली न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूं n1 और m जो हमारा हो जाएगा u1। ओके, दिस इज u1 इज द यूनिट इन mks सिस्टम एंड n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन mks सिस्टम। इसी तरह से इसको मैं ले लेता हूं n2 और ये हमारा हो जाएगा u2। u2 इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ओके, अब ये जो यूनिट है यही बेसिकली हमें बता रही है कि ये मीटर होगा, न्यूटन होगा या क्या होगा, मतलब टेम्परेचर होगा तो सेल्सियस होगा, तो ये चेंज होगा तो फिर क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती है। सो यहां पर हमें ये एक क्वांटिटी मिलती है और ये एक रिलेशन मिलता है जिसका हम यूज करने वाले हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब देखिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो है, जब एक चीज और याद रखना कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की को कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, पर वो फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहती है। दैट मीन्स जो डायमेंशंस है उसके वो चेंज नहीं होते। अगर फोर्स को हम चेंज करेंगे सीजीएस में तो ये नहीं है कि वो उसमें कुछ और हो जाएगा, पावर बन जाएगा या प्रेशर बन जाएगा, रहेगा तो वो फोर्स ही, तो डायमेंशंस उसके वही रहेंगे। तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा u1 है इसको मैं ले लेता हूं m1a, l1b एंड t1c, और जो u2 है इसको मैं ले लेता हूं m2
A, L2B and T2C. M1, L1, T1 आर डिफरेंट, ये डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 आएगा, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो वैल्यूज है ये आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, बट इनकी जो पावर्स है वो सेम रहेगी, वो हमें डायमेंशन से पता लगेगी। और तो यहां पर अगर मैं इन दोनों इन तीनों इक्वेशन का यूज करूं तो मुझे N2 जो मिलता है वो हो जाएगा मेरा N1 M1 डिवाइड बाय M2 A, L1 डिवाइड बाय L2 B, T1 डिवाइड बाय T2 C। देखिए, करने को तो इसको सिंपल हम डायमेंशन के बिना भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पेपर में आपका लिखा हुआ होता है कि डायमेंशनल मेथड का ही आपको यूज करना है, तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आपको बताता हूं कि किस तरह से ये कन्वर्ट किया जाता है। सो हमारा एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब हमें पता है जूल किसकी यूनिट है। अगर हम देखेंगे, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी is given by mL²T-2. Okay, mL²T-2. So dimensional formula of energy is equal to mL²T-2, ये हो जाएगा। अब यहां से हमें ए बी सी जो हमारे फॉर्मूले में थे उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। ए यहां पर हो जाएगा 1 जो m के ऊपर पावर है, बी यहां पर हो जाएगा 2 जो l के ऊपर पावर है, और c यहां पर हो जाएगा -2 जो t के ऊपर पावर है। ठीक है, अब इन सब का यूज हम करेंगे उस फॉर्मूले में। उससे पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि हमें एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सो एमकेएस सिस्टम हम यहां पर लिखेंगे, एमकेएस सिस्टम, और यहां पर हम लिखेंगे सीजीएस सिस्टम। और L1, L2, L3 इन सब की वैल्यू, L1, L2, T1, T2, M1, M2 इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आपका जो है M1 इसमें हो जाएगा, मास को हम लेते हैं केजी में, L1 लेंथ को हम लेते हैं मीटर में, टाइम T1 को हम लेते हैं सेकंड में, और इसमें जो N1 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 1 जूल को कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसे 1 लेंगे। इसी तरह सीजीएस में हमें कन्वर्ट करना है तो M2 जो है हमारा, इसमें मास आपका आता है ग्राम में, L2 लेंथ आप सेंटीमीटर में लेते हो, और T2 सेकंड में रहेगा। N2 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर, मीटर, केजी इन सब के बारे में आप पढ़ लेना, यूनिट्स से रिलेटेड जो भी है। अब हम इन सब वैल्यूज को हमारा जो फॉर्मूला था उसमें पुट करते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 डिवाइड बाय M2A, L1 डिवाइड बाय L2 एंड T1 डिवाइड बाय T2। ठीक है, इन सब में हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। सारे पैरामीटर्स हमें मिल गया, N1 मिल गया, M1, M2, L1, L2, T1, T2, ये सारे कुछ हमें मिल चुके हैं। और अब हमें जो है आगे बस ये वैल्यूज पुट करनी है इसमें। सो ये हमारा फॉर्मूला, तो वैल्यू पुट करते हैं। N1 की वैल्यू 1, M1 जो है वो हमारा था मास, हमने लिया था SI में, तो ये था आपका 1 kg, डिवाइड बाय M2 जो है वो आपका था 1 ग्राम, और A की वैल्यू थी 1, L आपका था मीटर, और ये था आपका 1 सेंटीमीटर,
और पावर -2। इसी तरह से ये था आपका 1/1 और पावर थी 2। आई थिंक ये 2 था और ये -2 था। ओके, सो अब ये दोनों एक जैसे बनाने पड़ेंगे। बनाने का मतलब या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 1000, यहां पर आ जाएगा आपका 100, ठीक है, पावर 2, यहां पे 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही मिलेगा। तो ये आपका फाइनली आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, दैट इज 10⁻7 सॉरी। तो n2 की वैल्यू आ गई 10⁻7। अब हमें पता है n1u1 इज इक्वल टू n2u2 होता है। सो हमें कन्वर्ट करना था। n1 हमारा था 1 यूनिट, हमारी जूल, और n2 निकला हमारा 10⁻7 और u2 है हमारा आर्क। तो इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क, ठीक है। तो डायमेंशनल मेथड का यूज करके हम इस तरह से किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसमें सिर्फ सीजीएस या एमकेएस का यूज करते, ठीक है। हम एफपीएफ का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कर तो सकते हैं बट उसमें जो वैल्यूज आएगी वो थोड़ी अलग होगी। ये इसको इजी है हमारे लिए कन्वर्ट करना। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन में हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा। एक चीज मैं बता दूं, यहां पर हम एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी अगर ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके लिए इस साइड के डायमेंशंस और इस साइड के डायमेंशंस जो है ठीक होने चाहिए, यानी करेक्ट होने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इफ ए इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी सेम। ओके, सो चलिए चेक करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में s जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आता है l। ओके, अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, अगर इसको देखेंगे u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है l(t-1) और टाइम का हो जाएगा t प्लस, मैंने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यूज का कोई रोल नहीं होता, तो यहां पे 1/2 का कोई रोल नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन l(t-2) और ये t का हो जाएगा t स्क्वायर। अगर इसको भी हम सोल्व करते हैं, कैंसल, और यहां हमारा आ गया l प्लस l, ठीक है। अब इसको 2l मत कर देना। आप देखिए ये क्या बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। एक चीज और हमें बता देता है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एनर्जी को एनर्जी में से ही माइनस कर सकते हैं, ये नहीं कि फोर्स में से उसको माइनस कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से माइनस कर सकते हैं, वेलोसिटी में से तो नहीं करेंगे। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है l और राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन कितने आ रहे हैं, l और l। तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड हो रही है और इन दोनों का जो डायमेंशन है वो इक्वल है इसके। तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड
is equal to dimension of right hand side. Therefore, the equation is dimensionally करेक्ट. जो इक्वेशन होगी वो आपकी डायमेंशनली करेक्ट होगी. अब एक चीज और यहां पर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो पूरी तरह से करेक्ट होगी. ठीक है, हमें फिर अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर हमें ये भी चेक करना होता है कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं है. जैसे कि अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं और इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं ut प्लस at स्क्वायर. अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये आपकी न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है. आइए एक क्वेश्चन से और हम इस एप्लीकेशन को समझ लेते हैं. ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है. बेसिकली ये पॉइजली इक्वेशन होती है और ये हमें बताती है कि अगर एक हमारे पास पाइप है जिसकी लेंथ L है और रेडियस यानी कि उस पाइप का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसकी जो रेडियस है R है और जो उससे लिक्विड पास हो रहा है उसकी विस्कोसिटी ईटा है, इतना प्रेशर लग रहा है पाइप पर, तो पर सेकंड में कितना वॉल्यूम पास होगा वो हमें इस इक्वेशन से पता लगता है. तो यहां पर ये जो V है ये आपका है वॉल्यूम पर सेकंड. ठीक है, P प्रेशर, R रेडियस, L आपकी लेंथ और ईटा आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब डिवाइड बाय सेकंड, क्योंकि ये पर सेकंड है तो यहां पे टाइम भी आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका L3t-1. अगर इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो जो राइट हैंड साइड है उसका भी डायमेंशन इतना ही आना चाहिए. लेट अस चेक डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. π/8 अगेन न्यूमेरिक वैल्यू है, इनका कोई भी यूनिट नहीं होती तो इनका यहां पर कोई भी रोल है नहीं. π/8 को हम हटा देंगे. हमारा जो रोल होगा प्रेशर का, R का, ईटा का और L का. प्रेशर जो होता है वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो होगा M(L-1 T-2). R जो है लेंथ होती है तो L⁴ डिवाइड बाय ईटा के मैंने आपको बताया था M(L-1 T-1). M(L-1 T-1) और L का हो जाएगा L. इसको सोल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया आपका, M से M भी कैंसिल हो जाएगा, एक T से ये वाला T कैंसिल हो गया तो -1 आ गया, यहां से एक L कैंसिल हो गया तो जो आपका बचा वो है L3 और T-1. दैट मीन्स द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. सो दिस इक्वेशन इज dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से करेक्ट होगी. उसके लिए हमें उसे न्यूमेरिकली करेक्ट भी देखना पड़ेगा. मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दूं तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट अभी ये न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक ये π/8 इसमें नहीं आएगा तब तक ये इक्वेशन आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी. तो हमें दोनों चीज देखने की जरूरत है. बट फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस जब हमें ये चेक करना होता है? देखिए, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इसका मतलब हमें न्यूमेरिकली करेक्ट देखने की जरूरत तो है ही नहीं, इनकरेक्ट देखने की, यानी कि वो पूरी इक्वेशन जो है आपकी गलत ही होगी. तो ज्यादातर केसेस में हम ये चेक करते हैं कि अगर ये रॉन्ग है तो ये पूरी तरह से फिर रॉन्ग ही होगी. ओके, सो दिस इज द बेनिफिट. आइए अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं और थर्ड एप्लीकेशन करते हैं. टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं कि अगर हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो बाकी किसी
तीन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उन सबके बीच में एक रिलेशनशिप यानी कि एक इक्वेशन अगर हम बनाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पावर में, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग that oscillate under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on, first दे रखा है mass of the bow, second दे रखा है length L of the pendulum, and third दे रखा है acceleration due to gravity G at the place. Derive the expression for this time period using method of dimension. डायमेंशनल मेथड का यूज करके हमें टाइम पीरियड की जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्सप्रेशन निकालना है। और हमें दे रखा है कि वो जो टाइम पीरियड है वो आपका मास पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो आइए इसे करते हैं। स्टार्टिंग किस तरह से करनी है, पहले हमें पता है कि टाइम पीरियड हमारा डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल लिखेगा। हमें नहीं पता कि पावर क्या है, हो सकता है ये जीरो भी हो, तो हम ए ले लेते हैं, ये ए ही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देन हमारा जो टाइम पीरियड है ये एल पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसकी हम पावर बी ले लेते हैं, बी ए बी, और आगे जो है थर्ड आपका है स्मॉल जी, इसके ऊपर पावर सी ले लेते हैं। यही जो ए बी सी है यही पावर्स हमें फाइंड आउट करनी है। एक बार हम इसको निकाल लेंगे तो हम इजिली बता सकते हैं कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या होगा। ओके, सो यहां पर अब देखिए इन तीनों को ही एक सिंगल इक्वेशन में मैं लिख देता हूं, एम ए एल बी जी सी। ठीक है, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं के। ये जो के होता है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसका अपना कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज करेंगे, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो इस साइड का अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो m तो यहां पर है ही नहीं, तो इसकी पावर जीरो, l की पावर भी जीरो, और टाइम पीरियड के लिए t आ जाएगा। अब वन बाय वन हम यहाँ पे सबके डायमेंशन लिखते हैं। मास का डायमेंशन m हो जाएगा, तो इसके ऊपर पावर a, l का डायमेंशन l ही हो गया तो b, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल टी माइनस टू, तो पावर हो गई सी, और यहां पर आपका ऐसे ही चलता रहेगा m0 l0 t1 और ये k। अब इन सबको एक सिंगल इक्वेशन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया एम ए एल बी प्लस सी एंड टी माइनस टू सी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगी जब दोनों साइड के डायमेंशन जो है ठीक हो गए। सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ओके, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सो यहां पर m के कोफिशिएंट को m के साथ, l के कोफिशिएंट को l के साथ, और t के कोफिशिएंट को t के साथ हम जो है कंपेयर करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 0, b प्लस सी इक्वल टू 0 एंड माइनस 2c इज इक्वल टू 1। यहां देखिए a का जो है वो एक m पर जो m पे जो पावर है a, और यहां पर m पर पावर है 0, तो a आपका 0 के इक्वल हो गया, b प्लस सी 0 के इक्वल हो गया, माइनस 2c आपका 1 के इक्वल हो गया। अब यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू माइनस 1/2 मिल गई, और इसकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। और इसी को हम, ये जो इक्वेशन है आपकी ये वाली, इसको 1 ले लेते हैं और इन सबको 1 में पुट करते हैं, तो 1 में पुट करने पर हमें मिलेगा कि m0 l पर पावर है 1/2, g रेज टू पावर माइनस 1/2, और जब सब कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट l बाय जी।
तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। अब मैंने आपको बताया कि जो ये k है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एनसीईआरटी बुक में k की वैल्यू 2 पाई दे रखी है और ये आता भी है, तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। ठीक है,